बुक 3 चैप्टर नंबर 1 फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। फिर बोर्ड पे लिखने जाकर कुछ नहीं करना होगा। बुक 3 फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी देखिए। क्लास 11th में हमने पढ़ी प्रोप्राइटरशिप। इसमें सीखा कि फाइनल अकाउंट के 3 पार्ट होते हैं। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमें 3 काम करने पड़ते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड मीन्स बाय एंड सेल, तो गुड्स खरीदा और बेचा, उसमें जो कमाया वो ट्रेडिंग अकाउंट बताता। उसके बाद पीएनएल अकाउंट, गुड्स बेचने के अलावा जो बाकी के रेवेन्यू हुए हैं, बाकी के एक्सपेंस हुए हैं, वो सबको एडलेस करने के बाद नेट क्या बचा, नेट प्रॉफिट, ये हमारा पीएनएल अकाउंट बताता। और जिस अकाउंट का बैलेंस बच गया वो हमें बताती है बैलेंस शीट। नॉमिनल अकाउंट इन दोनों में आते हैं, मतलब एक्सपेंस और रेवेन्यू, और रियल और पर्सनल इसमें आते हैं, मतलब एसेट लायबिलिटी के। तो जब 12th क्लास में आए और पार्टनरशिप वाली बुक पढ़ी तो पता लगा फाइनल अकाउंट चैप्टर में 3 नहीं 4 पार्ट होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, और कौन सा है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर पार्टनरशिप में अकाउंटेंट है और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये हमें 4 काम करने होंगे। प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटेंट है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये हमें 3 काम करने होंगे। अब क्लास 12th में ही हम बना रहे हैं कंपनी के फाइनल अकाउंट्स। इन 2 की जगह एक चीज, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट की जगह बैलेंस शीट है, और ये वाला काम हम नोट्स टू अकाउंट्स में, जो सेकंड नोट होता है रिजर्व एंड सरप्लस वाला, ये काम उसमें करो। तो सर बेसिकली कंपनी के फाइनल अकाउंट में 2 ही चीजें बनती हैं, तो काम देखा जाए कम हो गया। यहाँ पे 4 काम करना है, यहाँ पे 3 काम करना है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही काम करना है, एक बैलेंस शीट और एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ठीक, इन दोनों को जो बनाते हैं एज अ समरी बनाते हैं, और इनकी डिटेल जो होती है वो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर होती है। फुल फ्लेज क्वेश्चन हमारे कोर्स के अंदर नहीं है। ऐसा नहीं कि इस साल हट गया, पहले साल से भी हमारे जो कोर्स के अंदर है वो सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये वाला अकाउंट बताओ कौन से हेड के अंदर आता है, कौन से सब हेड के अंदर आता है, सिर्फ यही हमारे कोर्स के अंदर। जैसे 11th क्लास में होता था कि ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दे रखी है, और हमें कंप्लीट फाइनल अकाउंट बनाने हैं, ट्रेडिंग भी, पीएनएल भी, बैलेंस शीट भी। ऐसे क्वेश्चन हमारे 12th के कोर्स में नहीं। ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में कंपनी अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट है, उसमें क्वेश्चन आता है ये फाइनल अकाउंट चैप्टर। उसमें क्वेश्चन मिलेगा 11th वाला कि ट्रायल बैलेंस होगा और एडजस्टमेंट्स होंगी। आंसर होगा 12th वाला, कंपनी वाला, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट फुल फ्लेज बनानी है। खैर 12th के कोर्स में फुल फ्लेज बनाने को नहीं है, हमें सिर्फ ये लर्न करना है, मेमोराइज करना है कि कौन सी हेडिंग होती है, कौन सी सब हेडिंग होती है, कौन सा अकाउंट कौन सी हेडिंग कौन सी सब हेडिंग के अंदर आता है। फटाफट नोट करने जी बढ़ते हैं आगे। नोट्स टू अकाउंट की बैलेंस शीट के बाद होता है वही वाला। हाँ,
इक्विटी एंड, कभी कुछ नोटिंग नहीं कर रहे थे, समझ आया आपको? जो सब पहले इस फॉर्मेट में बनती थी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी इधर, एसेट इधर, दिस इज हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। अब बैलेंस शीट बन रही है ऐसे, लायबिलिटी इधर, एसेट इधर। टोटल पहले इनका मैच करना होता था, अब टोटल इस तरीके से हम मैच करा करेंगे। ठीक है जी, वर्टिकल फॉर्मेट है जी कंपनी का, कंपलसरी है। कंपनी के फॉर्मेट में इतना ज्यादा स्पेशल चैप्टर इसीलिए बना हुआ है जी, क्योंकि इसके अकाउंट सभी ने देखने हैं। तो मेजर जो है वो दो पार्ट में बांटा है हमने। पहला पार्ट कौन सा हो गया? पहला पार्ट हो गया सर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये हमारी लायबिलिटी साइड है। मतलब पहले हम बैलेंस शीट में यहाँ पर लायबिलिटी लिखते थे, कैपिटल भी इसके अंदर आती थी और लायबिलिटी भी इसके अंदर आती थी। अब यहाँ लायबिलिटी की जगह हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऐसा लिखते हैं। इक्विटी इंडिकेट करता ओनर्स फंड्स और बाकी एसेट्स है। टोटल सर 4 हेडिंग है लायबिलिटी साइड के अंदर और 2 हेडिंग है एसेट साइड के अंदर। टोटल 6 हेडिंग याद करनी है सर। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा जैसे हमने सभी ने चैप्टर पढ़ा है कंपनी का। कंपनी चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा, मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल कौन सी हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर आता है। तो हेडिंग कौन सी होती है? शेयर होल्डर्स फंड्स, और सब हेडिंग कौन सी होती है? शेयर कैपिटल। ध्यान है, हम लोगों ने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 किया है, इशू ऑफ शेयर्स में बैलेंस शीट बनानी सीखी है। जो मेन हेडिंग होती है वो शेयर होल्डर्स फंड्स होती है और उसके अंदर जो सब हेडिंग आती है वो शेयर कैपिटल आता है। उसके अंदर लिखा है सब्सक्राइब कैपिटल को। तो क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा आ जाए कि बताइए सब्सक्राइब कैपिटल का हेड सब हेड बताओ, तो हेड में लिखेंगे हम शेयर होल्डर्स फंड्स और सब हेड में लिखेंगे शेयर कैपिटल। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टोटल आपको 6 सब हेड, टोटल 6 हेड याद करने हैं बस। इस पूरी बैलेंस शीट के अंदर टोटल 6 हेड्स हैं। अब इसके सब हेड की बात करेंगे, इसके अंदर कितने सब हेड हैं उस पर बात करेंगे अभी। टोटल 6 हेड है, कोई 7वां नहीं है। इसका मतलब एग्जाम में कोई भी अकाउंट पूछा जाए कि इस अकाउंट का बताओ हेड या सब हेड बताओ, तो जो हेड के नीचे लिखेंगे वो इन 6 में से कोई एक लिखेंगे। यस समझ में आ रही है बात? यस सर। टोटल 6 हेड है, 2 एसेट्स के और 4 लायबिलिटी साइड के। और तो जो हेडिंग होगी हमारी वो इन 6 में से कोई एक होगी। सब हेडिंग पे चर्चा करेंगे वन बाय वन कि किसमें कितनी हेडिंग। तो जी पहले आते हैं इस वाले सब हेड पर। नोटिंग कुछ भी नहीं करनी है आपको, सिर्फ बोर्ड पर समझना है। शेयर होल्डर्स फंड्स पहला हमारा हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, लायबिलिटी साइड की पहली हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड्स। दूसरी पे चर्चा बाद में करेंगे। लायबिलिटी साइड की तीसरी मेन हेड जो है वो नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट मींस लॉन्ग टर्म। यस सर लॉन्ग टर्म को नॉन करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि लॉन्ग टर्म एक डिफरेंट टर्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन में हमारे सिलेबस में करके रखा है, डिस्कस करेंगे चैप्टर में। हमारे सिलेबस के अंदर कंपनी एक्ट के अंदर सिर्फ करंट लायबिलिटी को डिफाइन कर रहा है कि व्हाट इज करंट लायबिलिटी, और ये बोला हुआ नॉन करंट के लिए कि जो करंट लायबिलिटी नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी कोई डेफिनेशन नहीं है, फिर डेफिनेशन बस यही है कि जो करंट लायबिलिटी नहीं। समझ आ रही है बात? मतलब सर जिस लायबिलिटी में हमें लग रहा है करंट है कि नॉन करंट, तो नॉन करंट में ही आएगी। मतलब जो कंफर्म्ड करंट है वो करंट लायबिलिटी, बाकी नॉन करंट लायबिलिटी। समझ में आ गई बात? यस चौथी हेडिंग, आखिरी हेडिंग लायबिलिटी साइड की करंट लायबिलिटी। तो बड़ी आसान है, तीनों याद हो चुकी होंगी आई होप। लायबिलिटी साइड में से टोटल 4 हेडिंग है। पहली हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड्स, दूसरी अभी बताई नहीं है मैंने, तीसरी नॉन करंट लायबिलिटी और तीसरी करंट लायबिलिटी। एसेट साइड की पहली मेन हेडिंग नॉन करंट एसेट्स और दूसरी हेडिंग करंट एसेट्स। 5 याद हो गई आप लोगों को? यस सर। आसान है बिल्कुल। लायबिलिटी साइड में 3 हेडिंग याद बताइए मैंने, शेयर होल्डर्स फंड्स। इसमें आइटम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कौन कौन से आइटम आती है इसके अंदर।
दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लेकिन लॉन्ग टर्म लिखना नहीं है, इसका नॉन करंट है। और तीसरी चौथी हेडिंग करंट लायबिलिटी। असेट साइड की बात करें सिर्फ दो ही हेडिंग है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। तो जब भी ये क्वेश्चन में आएगा कोई भी अकाउंट का नाम बताओ, फिर कोई अकाउंट का बताओ कि हेड और सब हेड क्या है, तो जो हेड के नीचे आप नीचे छह में से कोई नाम लिखो, ध्यान रहेगा। यस सर। शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर जी तीन सब हेडिंग है, इसके अंदर 4 और इसके अंदर 4। अगेन ये सब हेडिंग से लर्न करनी है हमें कि जब अकाउंट का कोई नाम पूछा जाएगा तो उसके आगे हमें हेड भी बताना है और उसके आगे सब हेड भी बताना है। क्वेश्चन मान लीजिए अगर 1 मार्क का आया है तो आधा नंबर आपको हेडिंग बताने का है और आधा नंबर सब हेडिंग बताने का है। एमसीक्यू फॉर्म में कैसा आएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ये वाला अकाउंट बताइए कौन से सब हेड में आता है और 4 ऑप्शन दे देंगे, या फिर ये वाला अकाउंट कौन से हेड में आता है, उसको 4 ऑप्शन दे देंगे। शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर सर 3 हेडिंग आती हैं, 3 सब हेडिंग आती है, सब हेडिंग बोलेंगे इसको। सीक्वेंस भी ध्यान रखना है हमको, मैं करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी से पहले नहीं लिख सकता। इसमें अगर 3 आइटम है तो तीसरे आइटम को पहले नंबर पे नहीं लिख सकता, ठीक। पर्पस यही है सर कि एक इन्वेस्टर जब कंपनी कंपेयर करे, दो कंपनियों की अकाउंट्स कंपेयर करे, तो उसको हर आइटम सेम जगह पर देखे, सिर्फ डिजिट्स का फर्क हो। इस कंपनी का टर्नओवर मान लीजिए 10 करोड़ है, इसका 12 करोड़ है, सिर्फ इस अमाउंट का ही फर्क हो बस, बाकी फॉर्मेट पूरा सेम हो। मान लीजिए 9th नंबर पर ये आइटम आ रही है, तो हर एक कंपनी की बैलेंस शीट के 9th नंबर पर ये आइटम आनी चाहिए ताकि वो इजीली कंपेयर कर पाए। इसी पर्पस से हमें जो रिजिडिटी बना रखी है फॉर्मेट की फिक्स कर रखा है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप ऐसा कोई फिक्स नहीं था। जब हम 11th क्लास में पार्टनरशिप 11th क्लास में हमने बैलेंस शीट बनाई तो एसेट साइड में कैश जहाँ मर्जी लिख दो, ऊपर लिखो कि नीचे लिखो कि बीच में लिख दो, कभी बिल्डिंग लिख दी पहले, कभी मशीन लिख दी पहले, कभी बैंक लिख दिया पहले। ऐसी लायबिलिटी साइड में कभी कैपिटल लिख दी पहले, कभी क्रेडिटर लिख दी पहले। कोई फॉर्मेट नहीं है, इंटरनल फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि इसके अकाउंट देखने किसको है, इसके अकाउंट सभी ने देखने, इसलिए इसका फॉर्मेट लर्न करते हैं 1 बाय 1। सर 2 हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल क्या क्या आएगा सर शेयर कैपिटल में? इक्विटी शेयर्स हो तो ओबीसी में आएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स हो तो ओबीसी में आएंगे, कोई भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल ओबीसी में आएगी। अनकॉल्ड कैपिटल किस में आएगी? वो कहीं आती नहीं, अनकॉल्ड कैपिटल कहीं आती नहीं, जो पैसा मंगाया नहीं वो एंट्री में नहीं आएगा, वो लेजर में नहीं आएगा, वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है इस तरीके से, अनकॉल्ड कैपिटल दे दिया, 3 हेडिंग दे दी, लास्ट में ऑप्शन नन ऑफ द अबव होगा, नन ऑफ द अबव आंसर होगा। अभी काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। फॉरफिटेड शेयर्स इसी के अंदर आएंगे। यस सर। चैप्टर 9 में सीखा है हमने। यस सर। फॉरफिटेड शेयर्स को हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ऐड करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेनली सर इसमें हमने 3 आइटम याद कर ली। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और फॉरफिटेड शेयर। कॉर्सिनाइडर्स भी इधर, यस सर। कॉर्सिनाइडर्स भी इधर ही आता है, बस उसको लेस करके दिखाते हैं। दूसरी हेडिंग है सर रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखिए रिजर्व तो इंडिकेट करता है कि हमने कोई रिजर्व क्रिएट करा, जैसे कि एसपीआर क्रिएट करा, कैपिटल रिजर्व क्रिएट करा। सरप्लस इंडिकेट करता है जो प्रॉफिट में से बैलेंस बच गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बच गया उसको हम यहाँ लिख देते हैं, सरप्लस उसको कहते हैं। दोनों ही आइटम यहाँ आएंगे, ठीक। पूरी बैलेंस शीट के अंदर सबसे आसान वाला ये है, क्योंकि अकाउंट के अंदर रिजर्व लिखा होता है जनरली। क्वेश्चन मुझे कैपिटल रिजर्व कहाँ आएगा, तो आप क्या लिखोगे, हेडिंग के अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स और सब हेडिंग के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व किधर आएगा, सेम आंसर, हेडिंग के अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स, सब हेडिंग के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस। पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। अगेन हेडिंग में शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग में रिजर्व्स एंड सरप्लस। पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। अगेन हेडिंग में शेयर होल्डर फंड और सब हेडिंग में रिजर्व्स एंड सरप्लस।
सुनिए सर, जो हमने क्लास 11th में और 12th में बैलेंस शीट पढ़ी है उसमें क्या होता था कि मान लीजिए P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है, वो लिखते थे लायबिलिटी साइड क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन P&L अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस मतलब कि लॉस है तो वो एसेट साइड में आता था। मतलब इस जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट है इसमें नेगेटिव फिगर का ट्रीटमेंट क्या होता है कि उसको अपोजिट साइड बैठाता है। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दिया जी मैंने कि सर P&L अकाउंट है और इसका क्रेडिट बैलेंस की बजाय डेबिट बैलेंस है, लॉस है, तो बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट साइड होती है ना ये डेबिट साइड होती है। डेबिट लिखते नहीं यहाँ पर, लेकिन जो एसेट्स होती है उसका डेबिट बैलेंस होता है। ये जो लायबिलिटी साइड होती है ये क्रेडिट साइड होती है। क्रेडिट लिखते नहीं यहाँ पर, लेकिन लायबिलिटी और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो P&L अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, P&L अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको एसेट साइड में दिखाते हैं। पार्टनरशिप में काफी क्वेश्चंस किए हैं इसके। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है तो लॉस को राइट ऑफ करना है नए पार्टनर के एडमिशन से पहले। प्रॉफिट है क्रेडिट बैलेंस है तो इसको बांटना है पुराने पार्टनर्स में नए पार्टनर के एडमिशन से पहले। ठीक है, अब आते हैं जी कंपनी में। यहाँ पर अगर कोई फिगर नेगेटिव है तो उसको अपोजिट साइड में नहीं लेकर जाएंगे। जैसे हमारे 5 लाख का प्रॉफिट है और अगर लॉस हुआ तो 5 लाख नेगेटिव नहीं लिखेंगे, 5 लाख इधर लिख देंगे। ये तो होता है पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप में हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बैलेंस शीट। वर्टिकल में तो प्रॉफिट है लायबिलिटी साइड में आएगा, क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट का। अगर लॉस है तो यहाँ शिफ्ट नहीं करेंगे, इसी पर ब्रैकेट लगा देंगे। तो हर चीज की जगह वही रहेगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अपोजिट साइड में नहीं जाएगी। जबकि हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बैलेंस शीट में कभी हमने कोई नेगेटिव फिगर नहीं लिखी, याद कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बैलेंस शीट के अंदर कभी भी कोई फिगर नेगेटिव नहीं लिखते हम। अगर कोई फिगर नेगेटिव है तो उसको अपोजिट साइड में लिख देते हैं पॉजिटिव बना करके। ठीक है जी, तो एक ही मेजर डिफरेंस सीखा हमने आज कि सर नेगेटिव फिगर हो चाहे पॉजिटिव फिगर हो उसकी जगह जहां है वही रहेगी इन केस ऑफ कंपनी, और जगह बदल जाएगी इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। तो सारे टाइप के सर रिजर्व्स इधर आएंगे, सारे टाइप के रिजर्व्स इधर आएंगे। एक बार बैलेंस शीट देखते हैं जी, मैंने काफी एग्जांपल लिखे होंगे। 171 पेज नंबर 171 पेज नंबर नोटिंग आपको करनी क्यों करना है, नोट्स वर्ड बना के दे रखे हैं आपको पूरा फॉर्मेट। 171 पेज नंबर 171 निकाले थे सभी ने? यस सर। सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल 3 में ही बैलेंस शीट है, शेड्यूल 3 में ही स्टेटमेंट ऑफ P&L है। पार्ट 1 बैलेंस शीट का है तो पार्ट 2 किसका? P&L का, स्टेटमेंट ऑफ P&L का। कंपनी का नाम आता है, बैलेंस शीट, नोट नंबर, पर्टिकुलर्स। पहली हेडिंग जो मेजर हेडिंग है वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। उसके अंदर देखिए 1 2 3 4 करके 4 नंबर लिखे हुए हैं मैंने लायबिलिटी साइड में। यस सर। पहला नंबर शेयर होल्डर्स फंड्स है, दूसरा नंबर पे पढ़ाया नहीं था मैंने। तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है देखिए, नॉन करंट लायबिलिटीज। चौथा नंबर क्या लिखा हुआ है, करंट लायबिलिटीज। अब हम पहले वाली हेडिंग पर आ रहे हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारे टोटल 3 सब हेड दे रखे हैं। यस। पहला सब हेड है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फॉरफेटेड शेयर्स अकाउंट, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है, कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। बी पॉइंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या लिखा हुआ है कि सारे टाइप के रिजर्व्स आएंगे। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि टैक्स वैक्स डिविडेंड वगैरह देने के बाद जो फाइनली पैसा बच गया, प्रॉफिट बच गया, सरप्लस। आगे लिखा हुआ है कि चाहे डेबिट बैलेंस हो P&L का, चाहे क्रेडिट बैलेंस हो P&L का, यहीं आएगा। इसी बात को दूसरे लैंग्वेज में, चाहे नेट प्रॉफिट हो चाहे नेट लॉस हो P&L का, दोनों इधर ही आएंगे। प्रॉफिट है तो पॉजिटिव में, नेगेटिव लॉस है तो नेगेटिव। क्लियर हो गई जी बात? यस सर। अच्छा, मैं सीधा तीसरी हेडिंग पर आ रहा हूँ, नॉन करंट लायबिलिटी। वो डिस्कस करेंगे बाद में। तीसरी हेडिंग पर आ रहा हूँ जी मैं, नॉन करंट लायबिलिटी। 4 कैटेगरीज है इसके अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज ब्रैकेट में नेट, लॉन्ग टर्म अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और टी पॉइंट में लॉन्ग टर्म प्रोविजन।
पॉइंट नंबर 3 को सीखेंगे एसेट साइड के बाद। तो अब हमें सीखने हैं जी 3 पॉइंट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। पहले इस पर आते हैं। व्हाट इज प्रोविजन? दिस इज एन एस्टिमेटेड लाइबिलिटी, मतलब पेमेंट कंफर्म है, अमाउंट कंफर्म नहीं। पे करना है ये बात कंफर्म है, लेकिन अमाउंट कितना पे करना है ये कंफर्म नहीं है। इस चीज को हम, इसके लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो प्रोविजन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सब जैसे कि तो मार्च का इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी मार्च में नहीं आता, अप्रैल में आता, लेकिन हमें रिकॉर्डिंग मार्च में करनी है, अंदाजे पर करनी पड़ेगी। अब उसमें हम फरवरी का बिल का अमाउंट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या लास्ट ईयर के मार्च का बिल का अमाउंट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फरवरी का बिल 28 दिन का है, मार्च में 31 दिन है, तो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज करके अमाउंट निकाल सकते हैं। वो जजमेंट पे डिपेंड है, परसेंट टू परसेंट डिपेंड है किस तरीके से करते हैं। तो ये अमाउंट जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो कंफर्म्ड पेमेंट करनी है, लेकिन अमाउंट कंफर्म्ड नहीं पता, तो ऐसी लायबिलिटी को हम प्रोविजन कहते हैं। ध्यान रहेगा। तो सर जो हमारे तीसरी हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटी, ये हेडिंग है और ये 4 सब हेडिंग, उसमें चौथी सब हेडिंग माइंड में फिट हो गई सर बात कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसको पढ़ करके ऐसा पता लग रहा है इसमें अमाउंट की श्योरिटी नहीं कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना बैठेगा, ठीक, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? लॉन्ग टर्म प्रोविजन में तभी लिखेंगे जब अमाउंट की श्योरिटी नहीं। अच्छा, ये बात ऑब्वियस है कि नॉन करंट पढ़ रहा हूं मैं, तो सारी लायबिलिटी की बात जो हो रही है वो 12 महीने से ऊपर की बात हो रही है, ठीक है ना। अगर कोई भी लायबिलिटी 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है तो फोर्थ हेडिंग में करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। अगर मैं तीसरी हेडिंग पढ़ रहा हूँ, नॉन करंट लायबिलिटी पढ़ रहा हूँ, तो डेफिनेटली जिसकी मुझे पेमेंट करनी है वो 12 मंथ के बियॉन्ड करनी है, बात करें 12 मंथ की। ये चारों की पेमेंट मुझे 12 मंथ्स के बाद करनी है। इसमें फोर्थ पॉइंट क्लियर कर लीजिए हमने। फोर्थ पॉइंट में क्या पढ़ा सर हमने? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, एक ऐसी लायबिलिटी जो हमें 12 महीने के बाद देनी है और अमाउंट देना कितना है इसकी श्योरिटी नहीं। सर एग्जांपल सुनिए। एम्प्लॉइज को जो रिटायरमेंट के टाइम पैसा दिया जाता है उसमें बहुत सारी आइटम आती है, बोनस आता है, ग्रेच्युटी आता है, प्रोविडेंट फंड आता है, लीव एनकैशमेंट। व्हाट इज लीव एनकैशमेंट? कैश मतलब जी नोट, कैश में बताइए। इन कैश मतलब कैश में कन्वर्ट करना। सपोज मैं अपनी बाइक बेच दी तो मैं बोलूंगा मैंने बाइक अपनी इन कैश कर ली। इन कैश वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है जी? अच्छा जी। लीव मतलब छुट्टियां। जब हम जॉब करते हैं तो हमें कुछ छुट्टियां मिलती हैं, इसकी सैलरी नहीं कटती, उसे बोलते हैं छुट्टियां मिलना। छुट्टियां मिलना उसे बोलते हैं जिसकी सैलरी नहीं कटती। भाई अगर सैलरी कट रही है मैं नहीं जाता तो छुट्टियां क्या मिल रही है मेरे को? ठीक। जनरली हर जॉब के अंदर कुछ लीव जो है वो पेड लीव होती है। फॉर एग्जांपल एक महीने में 30 दिन हैं जी और लगभग 5 छुट्टियां होती हैं, 4 संडे हो गए, एक कोई पब्लिक हॉलिडे मान लेते हैं ऑन एन एवरेज, तो मैं 25 दिन जाना होता है। तो एम्प्लॉय को मान लीजिए 2 दिन की लीव मिल रही है कि आप 2 दिन और छुट्टी कर लो महीने के अंदर, तब भी आपकी कोई सैलरी नहीं कटेगी, ठीक, उसे पेड लीव कहते हैं। छुट्टी कर लो तो भी पैसा नहीं कटेगा। अच्छा सुनिए, तो मान लीजिए मैं 28 दिन जा चुका हूँ और 2 दिन अभी मेरे बचे हुए हैं, और अगर मैं 2 दिन ना जाऊं तो भी मेरी सैलरी नहीं कटेगी, पूरी सैलरी मिलेगी, लेकिन मुझे घर पे कुछ काम ही नहीं है। अगर मैं ऑफिस आता हूँ, बॉस से बात करता हूँ कि 2 दिन की सर छुट्टी मुझे अलाउड है, इस महीने में 28 दिन हो चुके हैं, 2 दिन बचे हुए हैं, अगर मैं 2 दिन ना आऊँ तो सैलरी मेरी कटेगी नहीं, तो मैं आना चाहता हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा क्या? मिलेगा। इसे बोलते हैं लीव इन कैश। मैंने अपनी लीव को इन कैश कर लिया, मतलब 2 दिन भी अगर मैं जाता हूँ तो मुझे पर मंथ की सैलरी के अलावा 2 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। मतलब फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी 30,000 रुपये महीना है तो मुझे 32,000 रुपये मिलेंगे उस महीने, अगर मैं जो 2 छुट्टियां अलाउड थी उसमें भी चला गया तो। समझ में आ रही बात? इसे बोलते हैं लीव को एनकैश कर लेना। अच्छा, ये मंथली पेमेंट नहीं होती जनरली, इसको क्या करते हैं, इसको ना एक्यूमुलेट करते रहते हैं। जैसे मेरी 2 महीने की लीव थी मैंने नहीं ली तो मेरी काउंट कर लेंगे 2 महीने की, 2 दिन की इसकी लीव बची हुई है। ऐसे मान लीजिए पूरे साल में मैंने लीव 1-2 लीव बिल्कुल नहीं ली, सपोज उन्होंने काउंट कर लिया इनके 10 लीव बची हुई है या 12 लीव बची हुई, नोट कर लिया, ठीक।
अब इसमें क्या हो सकता है कि मान लीजिए किसी मंथ में ज्यादा बीमार पड़ गया तो वहां से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। या फिर जो एम्प्लॉय भी प्रेफर करते हैं और एम्प्लॉयर भी प्रेफर करता है कि भाई जब आप रिटायरमेंट लोगे तो आपके टोटल लीव आपने जो कितनी नहीं ली वो काउंट कर लेंगे और आपकी सैलरी आपको तुरंत उसी टाइम दे देंगे। तो एम्प्लॉय को लगता है कि मेरा पैसा इकट्ठा होता जा रहा है रिटायरमेंट के लिए। मान लीजिए उस टाइम तक 500 लीव इकट्ठी हो गई मेरे पास तो मैंने नहीं ली तो 500 लीव के पैसे मिलेंगे, तो हमारी बात। तो रिटायरमेंट के टाइम देना एम्प्लॉय को, विद इन 12 मंथ्स नहीं देना तो लॉन्ग टर्म हो गया। अमाउंट कितना कंफर्म पता ही नहीं, रिटायरमेंट में पता नहीं कितनी लीव लेगा कितनी लीव नहीं लेगा, ठीक है। यस सर। तो इसी इसको लायबिलिटी को हम इसके अंदर लिखेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर लिखेंगे। एग्जांपल देखो कैसे लिखा हुआ लैंग्वेज, एग्जांपल लिखा हुआ है सर, एनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अर्नड लीव पेएबल ऑन रिटायरमेंट। क्लियर हो गई बात, ध्यान रहेगा। यस सर। चलिए अब ध्यान से देखिए जी, पॉइंट नंबर ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पॉइंट नंबर 3 अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्लेम्स भी हो सकता है। हाँ जी, क्लेम क्लेम कैसे? उसके कॉर्पोरेट कंपनसेशन होता है ना, तो मुझे पता नहीं होता उसका अमाउंट। वर्कर का कॉम्पेंसेशन, हाँ वर्कर का कॉम्पेंसेशन तो इन जनरल विद इन 12 मंथ्स ले हो जाता है, क्योंकि कोई भी इंजरी होती है अगर तो इतना ज्यादा डिले नहीं कर सकते हम। देखिए इन दो में कंफ्यूजन होती है जिसको बहुत अलर्ट होकर के पढ़ना। कोई लायबिलिटी दे रखी होगी और आपके माइंड में पता नहीं क्लिक नहीं करेगा इसको इसके अंदर लिखूं कि इसके अंदर लिखूं। इन दोनों के अंदर कब आएगा सर? जब इसके अंदर आएगा, मतलब सर कोई ऐसी पेमेंट है जो मुझे 12 मंथ के बाद करनी है और अमाउंट भी पक्का पता है, तब इन दोनों के अंदर आएगा। क्योंकि 12 महीने के पहले पेमेंट करनी होती तो यहाँ आता ही नहीं, यहाँ आता, और अमाउंट पक्का नहीं पता होता तो यहाँ आता, है ना। तो इन दोनों में से अगर इन दोनों के अंदर जो भी पेमेंट आएगी, जो भी लायबिलिटी आएगी, तो ऐसी आएगी जो 12 महीने के बाद की है और उसका अमाउंट भी कंफर्म्ड पता है। क्लियर क्लियर जी। चलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, देखो बोरोइंग वर्ड पर ध्यान देना है। बोरोइंग वर्ड पर, बोरोइंग मतलब उधार लेना, कर्जा लेना, लोन लेना। तो जितने भी हमने कर्जे ले रखे हैं, उधार ले रखे हैं, वो सारे के सारे इधर आएंगे लॉन्ग टर्म वाले। एक सर बैंक से लोन ले रखा है 5 साल के लिए, इधर आएगा। पब्लिक से डिवेंचर इशू करा हमने, वो भी लोन की टाइप की तरह होता है, वो भी इधर आएगा। टर्म 2 में करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर, उसमें भी शॉर्ट में बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, उसमें ये वाली हेडिंग बनाएंगे। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिवेंचर आएंगे। तो सर यहाँ पर कौन सा बचा कर, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब हमने कर्जा तो लिया ही होगा, तो यहाँ पर क्या बच गया? तो सुनिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बच गया? कोई ऐसी पेमेंट हमें जो करनी है 12 महीने के बाद, अमाउंट भी पता है लेकिन हमने कर्जा नहीं लिया। जैसे डिवेंचर, इसको नहीं पता, इसको शेयर्स की तरह समझे। बस इसलिए हमने डिवेंचर में जब हम पैसा लेते हैं, शेयर्स में जब पैसा लेते हैं पब्लिक से, उनको बोलते हैं कि आप रियल ओनर हो, प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे। डिवेंचर में हम पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, एज अ लोन पैसा ले रहे हैं, हर साल इंटरेस्ट देंगे और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पैसा वापस कर देंगे। इतना फर्क है। सर मान लीजिए 100 रुपए का डिवेंचर है, कंपनी इशू कर रही है और इंटरेस्ट का रेट 10% और रिडम्पशन का, रीपेमेंट का टाइम 5 साल। इसका मतलब क्या है कि कंपनी पब्लिक से ये कह रही है कि आप हमें 100 रुपए दो, हम आपको हर साल 10 रुपए का इंटरेस्ट देंगे और आफ्टर 5 इयर्स आपके 100 रुपए वापस कर देंगे। ये मतलब है इसका। यस सर कंपनी के डिवेंचर्स मान लीजिए बिक नहीं रहे हैं, तो कंपनी इसको डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। मान लीजिए 5% डिस्काउंट पे इशू हुआ, तो इसका मतलब कंपनी क्या कह रही है इन्वेस्टर से कि आप लोग मुझे सिर्फ 95 रुपीज दो, हम ऐसा मानेंगे कि आपने 100 दिया, इंटरेस्ट भी आपको 100 का 10% 10 रुपए देंगे और रिफंड भी 100 रुपए का है। तो लोगों का पैसा बढ़ भी रहा है, जिसने 9,50,000 रुपए लगाया उसको 10 लाख बन जाएंगे और इंटरेस्ट भी मिल रहा है हर साल, दोनों फायदे हो रहे हैं। तो कंपनी के डिवेंचर्स अब भी नहीं बिक रहे। दूसरी स्कीम 20% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सुनिए क्या है,
अब कंपनी कह रही है पब्लिक से कि आप लोग मुझे सिर्फ 95 रुपीज दो, हम ऐसा मानेंगे कि आपने 100 दिए, इंटरेस्ट हर साल 100 का 10% 10 रुपए देंगे, और जब रिफंड करने की बारी आएगी तो 100 नहीं 120 रुपए देंगे, बढ़ा करके देंगे। रिडम्पशन पे प्रीमियम, रीपेमेंट पे एक्स्ट्रा पैसा देंगे। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अब काफी इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन जो है सब्सक्राइब हो सकता है। तो ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, हमारी डिबेंचर इशू कर दी, 1 लाख डिबेंचर इशू कर दी हमने, और हर एक को 20 रुपए देने हैं हमें, और टोटल 20 लाख रुपए देने, आफ्टर 5 इयर्स देने, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, अमाउंट भी कंफर्म पता है, और हमने कर्जा थोड़ी ना लिया ये वाला, लोन थोड़ी ना लिया, ये लायबिलिटी है लेकिन लोन तो नहीं लिया, ऐसी पेमेंट आती है यहाँ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लोन नहीं लिया, कर्जा नहीं लिया हमने, लॉन्ग टर्म वाला पैसा है, अमाउंट भी कंफर्म है, प्रोविजन भी नहीं है। पढ़ते हैं एक बार एग्जांपल। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, थर्ड हेडिंग की पहली सब हेडिंग पढ़ रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अमाउंट रिसीव्ड एज लोन, लोन लिया हुआ हमने, जैसे कि टर्म लोन होता है, डिवेंचर्स होता है, बॉन्ड्स होते हैं। डिवेंचर और बॉन्ड सिनोनिम है, बॉन्ड वर्ड जनरली गवर्नमेंट कंपनी इस्तेमाल करती है वर्ड, और प्राइवेट कंपनियां डिवेंचर वर्ड इस्तेमाल करती हैं, दोनों का मीनिंग सेम। तीसरा लिखा हुआ है जी अदर लॉन्ग टर्म, लाइक एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पे देने वाला प्रीमियम। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. बढ़े आगे। फिर एक बार जो 4 सब हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटी की, उसे कंपेयर करते हैं जो 4 सब हेडिंग है करंट लायबिलिटी की। तो मुझे दिख रहा है कि बी पॉइंट के अलावा बाकी सब कुछ सेम है। चेक कीजिए, बी पॉइंट के अलावा तीनों सब हेडिंग सेम है, बस लॉन्ग की जगह शॉर्ट है। Yes. सर नॉन करंट लायबिलिटी की पहली सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो करंट लायबिलिटी की पहली सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग। Short term borrowing. थर्ड वाले पे आते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी की तीसरी सब हेडिंग अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी की तीसरी सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटी। फोर्थ नंबर नॉन करंट लायबिलिटी की चौथी सब हेडिंग लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और करंट लायबिलिटी की चौथी सब हेडिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो सर ये पता लग गया हमें कि डी ऑफ जो डी वाला पॉइंट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, उसमें अमाउंट कब आएगा कि सर जब हमें पैसे देने किसी को लायबिलिटी और विद इन 12 मंथ्स देने, ये पता है, और अमाउंट कंफर्म्ड नहीं पता। तीनों बातें, लायबिलिटी है, विद इन 12 मंथ्स पे करनी है, और अमाउंट कंफर्म्ड नहीं पता, अमाउंट अंदाजे पे रिकॉर्ड किया हुआ, वही आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर। एग्जांपल मैंने आपको दिया था इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मार्च का इलेक्ट्रिसिटी का बिल अभी तक आया नहीं है, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से, तो ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही पे कर देंगे, तो विद इन 12 मंथ्स पे कर देंगे। करंट लायबिलिटी और अमाउंट सर्टेन नहीं, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे है सर? सर प्रॉफिट कैलकुलेट करो, टैक्स दो, इसमें प्रोविजन वर्ड क्यों इस्तेमाल करना है? एग्जैक्ट क्यों नहीं पता टैक्स, तो सुनिए। इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है वो है सेल्फ असेसमेंट कॉन्सेप्ट, मतलब एक तरह का तरीका देखो टैक्स लेने का ये होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं गवर्नमेंट हमें कह रही है कि अपने हिसाब से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कितनी यूनिट्स बन रही है, कितना बिल बन रहा है, आप खुद पैसे दे दो, ऐसा तो नहीं कह रही गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज आकर के चेक करेंगे कितने मीटर में रीडिंग है और हमारा बिल हमारे घर पे भेजेंगे और हम पे करेंगे उसको। तो इनकम टैक्स में भी सपोज ऐसा होता कि वे घर पे आते और आपसे पूछते कितनी इनकम है, प्रूफ वगैरह से पूछ लेते, फिर आपका टैक्स कैलकुलेट करते और फिर आपसे टैक्स कलेक्ट कर लेते, पैसे ले लेते। तो लेकिन ये नहीं है पॉसिबल सर, इतनी ह्यूमन फोर्स नहीं है और इतना मतलब हार्डशिप नहीं कर सकते सिटीजन्स पे कंट्री की। तो इंडिया में कॉन्सेप्ट है सेल्फ असेसमेंट का, मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि आप अपने हिसाब से खुद ही प्रॉफिट कैलकुलेट करो, खुद ही टैक्स कैलकुलेट कर लो और टैक्स जमा कर लो। हम रैंडम बेसिस पे अंदाजे से चेक कर लेंगे और जिस पे हमें डाउट लगेगा कि इसका अगर टैक्स कम आया हुआ है या इस पर्सन ने टैक्स भरा ही नहीं है, तो उसको हम नोटिस भेजेंगे और इसकी से पेनल्टी भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे और फिर आपको बुलाएंगे और आपसे कुछ सवाल करेंगे कि आपने ये वाली इनकम नहीं शो करी वगैरह वगैरह।
फॉर एग्जांपल मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहा, मेरे को टैक्स वैक्स नहीं भरना, जी मेरी इनकम नहीं है, और सपोज मैंने 20 लाख रुपए कार खरीद ली, तो जब मैं कार खरीदूंगा तो वहाँ पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब डिटेल्स वगैरह दूंगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स ऑफिस में बोलेंगे, तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा वीजा की कार कैसे ले लिया जब आपकी इनकम नहीं है, कोई अप्लाई नहीं होगा तो फिर पेनल्टी लगेगी। तो सर मैं इसको लायबिलिटी, देखो प्रोविजन क्यों बोल रहा हूँ सुनिए फिर कि सर पूरे साल के बाद मान लीजिए मैं टैक्स कैलकुलेट कर लिया, 3 लाख रुपए टैक्स आया, मैंने टैक्स जमा कर दिया, लेकिन अब वो अकाउंट्स चेक करेंगे, हो सकता है वहां से नोटिस आ जाए कि आपका 3 लाख नहीं 4 लाख रुपए टैक्स बनता है, या फिर 3 लाख नहीं 2.5 लाख टैक्स बनता है, 50,000 रिफंड आ जाएगा। इसलिए अमाउंट ये भी एस्टिमेटेड, जब तक वहां से फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक ये जो अमाउंट है वो एस्टिमेटेड है, इसलिए इसके हम प्रोविजन बड़े इस्तेमाल करते हैं। हर साल टैक्स भरना होता है तो विद इन 12 मंथ्स भरना है, इसलिए करंट लायबिलिटी के अंदर। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, तो कुछ ऐसी पेमेंट होती है जो हमें मैनुअल बेस पे करनी होती है, जैसे कि बोनस वगैरह देना है, एनुअल बेस पर देना है। सपोज जो लीव एनकैशमेंट है वो एनुअल बेस पर या मंथली बेस पर दे रहे हैं, तो करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा, अमाउंट सर्टेन नहीं और विद इन 12 मंथ्स के साथ इसमें क्लेम हो सकता है ना? क्लेम हो सकता है। पॉइंट नंबर ए, करंट लायबिलिटी के अंदर पॉइंट नंबर ए, अमाउंट रिसीव्ड एज लोन, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, मतलब लोन ले लिया मैंने, उसकी कोई टर्म नहीं है 5 साल 2 साल 1 साल, जब पैसा मेरे पास होगा मैं दे दूंगा, रीपे होगा जब डिमांड करूंगा। ए और सी में क्या फर्क है सर? जो फर्क थर्ड हेडिंग के अंदर था, इसमें मैंने एक्चुअल में लोन लिया हुआ है तो बोरोइंग वर्ड के अंदर लिखूंगा, और एक्चुअल में लोन नहीं लिया तो लिखूंगा अदर करंट लायबिलिटी। एग्जांपल की लिस्ट देखो कितनी लंबी है, अदर करंट लायबिलिटी एग्जांपल की लिस्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट एक्रू एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू, क्या चीजें पढ़ेंगे अभी, क्या फर्क है दोनों में। डिबेंचर्स रीपेबल ड्यूरिंग द करंट ईयर, डिबेंचर कैसे आगे सब डिस्कस करते हैं। अनपेड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। तो एक्रू और ड्यू, दो वर्ड में फर्क समझते हैं। एक्रू मतलब खर्च हो जाना, एक्रू तो डेली बेस पर होता है। मान लीजिए मैंने 1 तारीख को अपने एम्प्लॉय को रखा और 30,000 रुपये महीना सैलरी, एक दिन उसने काम कंप्लीट कर लिया तो मेरा 1,000 रुपये का खर्चा हो गया। भले इसको 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा लेकिन खर्चा तो मेरा आज ही हो गया। बस सपोज वो महीने के बीच में उसको निकाल देता हूँ तो पेमेंट तो करूंगा ना उसको, खर्चा तो आज ही हो गया। तो एक्रू तो डेली बेसिस पर होता है, लेकिन डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, तो रिकॉर्ड नहीं करते हम डेली बेसिस पर। ड्यू का मतलब क्या होता है? ड्यू का मतलब होता है ड्यू फॉर पेमेंट, पेमेंट का टाइम आ गया, समझते हैं? सर फरवरी की सैलरी कभी फरवरी में नहीं मिलती, किसी मंथ की सैलरी उस मंथ में मिलती, नेक्स्ट मंथ मिलती, नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, ऐसा। तो सर फेब की सैलरी सपोज हम देते हैं 15 मार्च, 28 फेब को ये सैलरी एक्रू हो गई, तो 3 मार्च को ये सैलरी एक्रू एंड ड्यू, एक्रू भी होगी ड्यू भी होगी, ड्यू मतलब ड्यू फॉर पेमेंट, ठीक है। ऐसी तरह मार्च की सैलरी सिर्फ एक्रू हुई है और पेमेंट करनी है 15 अप्रैल को, इस दिन होगी एक्रू एंड ड्यू, सही है। अब मैं बना रहा हूं अपनी बैलेंस शीट 31 मार्च को। 31 मार्च की जो मार्च की सैलरी है मैं उसको बोलूंगा सैलरी एक्रू बट नॉट ड्यू। देखो क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस 31 मार्च को ही मैं फाइनल अकाउंट बना रहा हूं, तो मार्च की सैलरी को मैं कैसे लिखूंगा? सैलरी एक्रू बट नॉट ड्यू, ड्यू तो नहीं हुई, ठीक है। फिर फेब की सैलरी अगर मैंने 15 मार्च को पे कर दी फिर तो लायबिलिटी है ही नहीं, फिर तो बैलेंस शीट में आई गई। सपोज मैंने नहीं पे करी 31 मार्च तक भी, तो मैं से बोलूंगा सैलरी एक्रू एंड ड्यू,
ये दोनों आउटस्टैंडिंग ही तो हैं। इस बार हमने आउटस्टैंडिंग की भी दो कैटेगरी बनाई है। एक बार दोबारा सुना दो। आउटस्टैंडिंग की दो कैटेगरी सीख रहे हैं सर हम। आउटस्टैंडिंग की एक कैटेगरी एक्रू बट नॉट ड्यू, दूसरी कैटेगरी एक्रू एंड ड्यू। देखो ये अलग अलग दिखा करके क्या हमें मिल रहा है सर, आउटस्टैंडिंग वर्ड के अंदर लिख दो क्या फर्क पड़ता है। जब इन्वेस्टर देखेगा एक्रू बट नॉट ड्यू तो कंपनी की कोई गलत चीज नहीं है इसके अंदर, कंपनी ने कोई गलत नहीं करा, पेमेंट का टाइम ही नहीं आया इसलिए पैसे नहीं दिए। लेकिन बैलेंस शीट में अगर दिख जाए एक्रू एंड ड्यू तो इन्वेस्टर को क्लियर दिख जाएगा कि कंपनी ने पेमेंट करी नहीं है, टाइम पर पेमेंट करनी थी इनको, ड्यू डेट आ गई फिर पेमेंट नहीं करी, ये पेंडिंग हुई है कंपनी की साइड से। एक्रू एंड ड्यू क्या इंडिकेट कर रहा है सर कि पेमेंट का टाइम आ गया बट पेमेंट करी नहीं है अभी तक, सिर्फ एक्रू वर्ड लिखा हुआ है तो मतलब हमारा खर्चा हो गया इस महीने का लेकिन पेमेंट की डेट नहीं आई है। एक्रू वर्ड का मतलब ये, एक्रू वर्ड का मतलब कि पेमेंट की डेट नहीं आई है लेकिन हमारा खर्चा इसी महीने का हो गया, सर लायबिलिटी इसी महीने की हो गई। क्लियर हो गई बात? यस सर। इसमें दोनों वर्ड लिखे हुए थे, इंटरेस्ट एक्रू एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, दोनों ही हमारी करंट लायबिलिटी आएंगी। मतलब यहाँ से देखिए, मान लीजिए मैंने एक लोन ले रखा है, लोन मैंने लिया 2017-18 में 10 लाख रुपीस का, ये 1 जुलाई 17 को लिया था, 5 साल। बैलेंस शीट कब बनाऊंगा? 31 मार्च 18 को, है ना? 1 जुलाई को लोन लिया, 1 जुलाई 2017 को लोन लिया, तो उसके जस्ट बाद ये वाली डेट की बैलेंस शीट बनेगी। तो मुझे बताइए मैं इस लोन को कौन सी हेडिंग और कौन सी सब हेडिंग में लिखूंगा? बताइए फटाफट से। नॉन करंट लायबिलिटी में, बताइए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 5 साल के लिए लिया है ना, करंट लायबिलिटी में क्यों आएगा? है ना, नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा यस सर। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। क्लियर है पक्का? तो जब मैं 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट बनाऊंगा तब इसे कहां लिखूंगा? सेम आंसर, सेम आंसर सर। अभी भी 4 साल बचे हुए हैं नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जब इसे बैलेंस शीट बनाऊंगा सेम आंसर, 3 साल बचे हुए हैं नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो मुझे पेमेंट कब करनी कब है इसकी? 1 जुलाई 2022 पेमेंट इस डेट पे करनी। अब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं किस डेट पर? बताइए, करंट लायबिलिटी में लिखूं या नॉन करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी सबसे ज्यादा है ना, करंट क्यों बोल रहे हो? 15 महीने का टाइम है, नॉन करंट में नहीं आएगा। सेम आंसर आएगा सर नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर इसके बाद जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा 31 मार्च 2022, अब कहां लिखूंगा इसको? करंट लायबिलिटी। क्लियर है? अच्छा, अब सब हेडिंग की बात करते हैं, सुनिए ध्यान से। सब हेडिंग आप लोग बताइए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग या फिर अदर करंट लायबिलिटी? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में सभी श्योर है। अब देखिए इसका आंसर ये है, क्यों समझें। इसे मैक्सिमम बच्चे शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिख करके आते हैं, ये सही तो बोरोइंग है, साफ साफ पता है लोन लिया हुआ है, तो ये तो पक्का बोरोइंग में आएगा, तो उधर में आ नहीं सकता, लेकिन ये इधर में आएगा। सुनिए क्यों। ये जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है कंपनी एक्ट के अंदर, उसमें ये लिखा हुआ है कि जितने भी हमने लोन लिए हैं अप टू 12 मंथ्स के, उसको यहां लिखो। ये लोन भले ही अब 3 महीने रह गए इसलिए यहां से यहां शिफ्ट हो गया, लेकिन ये लोन मैंने अप टू 12 मंथ का नहीं लिया था। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में वही लोन आएंगे जो ओरिजिनली अप टू 12 मंथ के लिए हुए हो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में वही वाले लोन आएंगे जो हमने ओरिजिनली अप टू 12 मंथ के ही लिए हुए। यानी जो लोन हमने 22 में लिया था, 2022 में, अगर मैं 2000 देखो इस डेट की बैलेंस शीट बना रहा हूं तो मैंने इसी साल लोन लिया हुआ हो और विद इन 12 मंथ्स पे करना हो, ऐसी वाली लायबिलिटी रहेंगी यहाँ पर।
ठीक है जी। तो सर इसका मतलब ये चीज लर्न होगी माइंड में कि अगर यहाँ से कोई आइटम यहाँ आती है तो वो इधर नहीं बिठाएंगे, सर यहाँ बिठाएंगे, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. कोई लाइबिलिटी अगर यहाँ से यहाँ आती है तो उसको उधर बिठाना, यहाँ नहीं बिठाना है। इसलिए यहाँ पर लिखा होता है एग्जांपल में कि डिबेंचर्स रीपेबल ड्यूरिंग करंट ईयर। डिबेंचर या लोन कह लो कि हमने इसी साल अगर कोई डिबेंचर या लोन पे करने हैं तो वो डेफिनेटली नॉन करंट लायबिलिटी आए होंगे करंट लायबिलिटी के अंदर, तो वो कौन से सब हेडिंग के अंदर गए, करंट लायबिलिटी के अंदर गए। क्लियर होगी बात? यस सर। सर ये क्या है, अनपेड डिविडेंड। डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है, इन्वेस्टर्स को बोल दिया डिविडेंड आके ले जाओ। अभी तक कुछ लोग डिविडेंड लेकर लेने नहीं आए हैं, ये जो अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर दे रखा था इन्वेस्टर ने, वो अकाउंट क्लोज करवा दिया और डिविडेंड नहीं जा पाया उनको, तो उसका हम वेट करेंगे 7 साल तक, और इन्वेस्टर को कभी भी आकर डिविडेंड ले सकता। और मेरे को लोन कर्जा तो नहीं रखा, लोन तो नहीं रखा, इसलिए बोरोइंग के अंदर तो नहीं आएगा। लेकिन जब 7 साल का टाइम है तो करंट लायबिलिटी के अंदर क्यों है? क्योंकि वो कभी भी ले जा सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी ले आ सकते हैं। नॉन करंट में वो आता है जो कंफर्म्ड आफ्टर 12 मंथ। नॉन करंट लायबिलिटी में वो लोन आते हैं जो कंफर्म्ड आफ्टर 12 मंथ की पेमेंट, ठीक है। Yes, sir. फोर्थ हेडिंग का सर बी पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, ट्रेड पेबल्स। क्लास 11 में पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में हमने। क्रेडिटर को पेमेंट करनी है हमने गुड्स के बदले में, तो वो क्रेडिटर लायबिलिटी हमारी करंट लायबिलिटी है। जनरली क्रेडिटर को 2-4 महीने पैसे दे देते हैं। क्रेडिटर को ट्रस्ट नहीं है तो उसने हमसे रिटर्न में लिखवा लिया कि मैं पैसे दूंगा, तो बिल्स पेबल वाली लायबिलिटी बन गई। पेमेंट वो भी क्रेडिटर को ही करनी है, दोनों एक ही बात है। दोनों को कलेक्टिवली हम एक वर्ड में ट्रेड पेबल्स कह देते हैं। तो ट्रेड पेबल के अंदर 2 ही आइटम आनी कंफर्म, कोई तीसरी आइटम है नहीं इसके अंदर। ट्रेड पेबल के अंदर सिर्फ 2 ही आइटम है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, कोई तीसरी आइटम है। वापस से कोशिश करते हैं सर याद करने की। टोटल 4 हेडिंग है हमारी लायबिलिटी साइड के अंदर। पहली हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरी पढ़ाएंगे। तीसरी हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटी। चौथी हेडिंग है करंट लायबिलिटी। पहले वाले हेडिंग के अंदर कितनी सब हेडिंग है? 3 सब हेडिंग है। पहले वाली जो हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके अंदर 3 सब हेडिंग है, जिसमें 2 पढ़ाई गई हैं आपको, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब जो तीसरी वाली हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर कितनी सब हेडिंग है? 4। पहली कौन सी है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। दूसरी पढ़ाएंगे। तीसरी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। चौथी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटी पर आ गए सर, कितनी सब हेडिंग है इसमें? 4। पहले वाली शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, दूसरी ट्रेड पेबल्स, तीसरी अदर करंट लायबिलिटी, चौथी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। याद हो रहा है थोड़ा? यस सर। तो जब शेयर इशू करते हो क्या प्रोसीजर होता है इसका? एक एप्लीकेशन की डेट होती है, जैसे आज डेट है 5 सितंबर और हमने सपोज रख दी 10 सितंबर तक की डेट, कि 6 दिन का टाइम है, आप लोग शेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी ऐसा बोल रही है इन्वेस्टर्स को। 15 सितंबर को डिक्लेयर करेंगे किसको शेयर्स देने हैं हमने, किसको शेयर नहीं देने, ये बताया जाएगा 15 सितंबर को। और उसके बाद अलॉटमेंट का प्रोसीजर चालू हो जाएगा, ठीक है जी। अब जो मैंने 2017-18 मान लीजिए वाला ईयर, तो बैलेंस शीट जो बनेगी वो 31 मार्च एडिंग को बनेगी इसके जस्ट बाद। Yes. इसमें जो हमने शेयर्स इशू करे वो हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर शेयर कैपिटल, सही है। सर ये एप्लीकेशन की डेट मान लेते हैं 25 मार्च 2018 से लेकर के 3 अप्रैल 2018 तक। इस डेट में लोगों को बोला हुआ है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं शेयर्स के लिए, जितना एप्लीकेशन देनी हो दे सकते हैं। हम डिक्लेयर करेंगे 10 अप्रैल को कि किसको शेयर्स दिए जाएंगे, किसको शेयर्स नहीं दिए जाएंगे। देखिए सर दिक्कत ये कि इसी के बीच में हमारी डेट आ गई बैलेंस शीट की।
31 मार्च एप्लीकेशन का जो पीरियड है, अप्लाई करने का जो पीरियड है, उसी के बीच में हमारी डेट आ गई है अप्लाई बैलेंस शीट बनाने के लिए। सपोज 25 मार्च से लेके 31 मार्च तक कंपनी के पास 30 लाख रुपीस आ चुके हैं एप्लीकेशन। अब ये कंफ्यूजन है जिसको कहाँ देखा, उसको शेयर कैपिटल बोल नहीं सकते क्योंकि अभी तक शेयर इशू हुए नहीं। नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी नहीं बोल सकते क्योंकि कर थोड़ा ना लिया, लायबिलिटी थोड़ा ना पे थोड़ा ना करना है किसी को। लेकिन क्योंकि पैसा आ चुका है, एसेट साइड में बैंक तो बढ़ चुका है, तो कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट हमें लेफ्ट हैंड में दिखाना पड़ेगा। तो उसी के लिए बनाई हुई है दूसरी हेडिंग के बीच की हेडिंग, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पढ़े एक बार नोट्स में, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी मिल चुकी है लेकिन इसका अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, तो हमने क्या करा इसको, सर कोई अलग सी हेडिंग बना दी शेयर होल्डर फंड के और नॉन लायबिलिटी के बीच में। ठीक है जी, बहुत रेयरेस्ट समझ पा रहे, बहुत रेयरेस्ट सिचुएशन है, ऐसा रेयरली होता। जनरली कंपनी को भी पता है कि 31 मार्च को मैं अकाउंट सेटल करने होते हैं, तो एप्लीकेशन की डेट भी ऐसे रखती है, 31 मार्च से या तो पहले काम निबट जाए या उसके बाद ही स्टार्ट हो। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाता है तो उस केस में बना होगा अनइम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कोई हेडिंग कोई सब हेडिंग है ही नहीं, एग्जाम कभी आया नहीं। ठीक, कोई डाउट है इसमें? सर मान लो अगर इन दोनों के सर हमें अगर बैलेंस शीट बनानी है तो फिर सर हमें इसको पेंडिंग मतलब नील रख सकते हैं ये? दोबारा पूछो। सर मतलब जैसे मान लो ये हमारा जैसे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग है, तो सर जैसे मान लो हमारी सितंबर में होती है नहीं सुनो, देखो मेरा डाउट ये है कि सर फाइनल अकाउंट तो आपने पढ़ाया था कि 31 मार्च को बन ही नहीं पाते, फाइनल अकाउंट तो अक्टूबर सितंबर तक जाके रेडी होते हैं, तब तक तो पता लग ही जाएगा हमें कि फाइनली क्या हुआ, शेयर्स अलॉट हुए कि नहीं हुए। तो अब लिख लेना फाइनल शेयर्स के अंदर, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत होती है कि हमें भले ही हम सितंबर में बना रहे हैं, लेकिन जितनी भी जर्नल एंट्रीज 31 मार्च तक हुई है ना, हमें उसी के बेस पर बैलेंस शीट बनानी होती है। हम अप्रैल या मई मतलब सितंबर में अकाउंट्स बना रहा हूँ फाइनल अकाउंट, उसका मतलब ये नहीं कि अप्रैल और मई और जून की सैलरी भी मैं उसकी मैं सेल्स भी या उसकी परचेज वगैरह भी रिकॉर्ड कर लूँगा। टाइम दिया गया अकाउंट्स रेडी करने के लिए, लेकिन जो जितनी भी ट्रांजैक्शन 31 मार्च तक हुई हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शन को ही हम इफेक्ट डाल सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर। 1 अप्रैल का इफेक्ट उससे अगले साल की बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, चलिए कौन सा समझते हैं और सुनिए ध्यान से। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक कंपनी है जो बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, उसके ओवर सब्सक्राइब होते हैं हमेशा शेयर्स। अब उस कंपनी ने अपनी एक नई इंडस्ट्री लगाई है, सपोज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की इंडस्ट्री लगाई। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की जो कंपनी होती है, उसकी जो मशीनरी जो फैक्ट्री होती है, वो ऐसी होती है कि सर 15 साल उसको रेडी होने में लगता है। बहुत लंबा पीरियड है, 15 साल तो उस फैक्ट्री को रेडी होने में लगता है, उसके बाद प्रोडक्शन चालू होगी। एक कंपनी है सर, वो फैक्ट्री लगाना चाह रही है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बनाने की, पावर जनरेशन। अब कंपनी शेयर्स इशू करना चाह रही है उसके लिए, लेकिन एक समस्या क्या है, एक समस्या ये है कि अगर शेयर्स इशू करते हैं तो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करेंगे डिविडेंड। कोई अगर 1 करोड़ रुपए दे रहा है तो सोचेगा करीब 10% 10 लाख रुपए तो मुझे डिविडेंड के रूप में मिले हर साल। तो डिविडेंड लेकिन देंगे कहाँ से? जब तक फैक्ट्री रेडी नहीं होगी, सेल नहीं होगी, रेवेन्यू जीरो रहेगा 15 साल, तो देंगे कहाँ से डिविडेंड? लोन लेते हैं सर बैंक से, तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसका एक बीच का कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है शेयर वारंट। तो व्हाट इज शेयर वारंट? कंपनी इन्वेस्टर्स को ये बोलती है कि जी आप लोगों को शेयर मिलेंगे 15 साल के बाद। हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, हमें पैसों की जरूरत आ जाए, लेकिन आप लोगों को शेयर्स मिलेंगे 15 साल के बाद। 15 साल के बाद से आपको शेयर मिल जाएंगे, आपको डिविडेंड मिलना चालू हो जाएगा, आप उसको सेकंड हैंड मार्केट में बेच सकते हो, शेयर मार्केट में बेच भी सकते हो शेयर्स को, चाहे तो जैसे मर्जी। तो पब्लिक आज पैसा दे रही है हमको, अगर ऑब्वियसली कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, 15 साल तक कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर भी इन्वेस्टर पैसा देने को रेडी है, तो डेफिनेटली कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो इन्वेस्टर पैसा दे रहे हैं, तो बदले में कंपनी क्या देगी उनको? टेम्पररी रूप से शेयर वारंट देगी। तो शेयर वारंट क्या होता है? पहले समझते हैं शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है।
कंपनी से नॉर्मल क्वेश्चन है, मान लीजिए कंपनी शेयर्स इशू कर रही है और लोगों ने पैसा दे दिया, तो कंपनी बदले में उनको शेयर सर्टिफिकेट देगी। सर्टिफिकेट पर उसका नाम लिखा होगा, कितने शेयर्स हैं, क्या इशू प्राइस है, ये सारी डिटेल्स वगैरह लिखी होंगी उसके अंदर। वो एज अ सिक्योरिटी रहेगा शेयर होल्डर के पास, ये वो कभी कंपनी बंद होती है तो पैसा क्लेम करने के लिए आ सकता है, या वो शेयर सर्टिफिकेट किसी और को भेज सकता है। दिस इज शेयर सर्टिफिकेट। अब कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर रही, तो कंपनी कह रही है कि आप हमें पैसे दो, हम आपको एक पेपर दे रहे हैं जिस पर शेयर वारंट लिखा होगा, वो पेपर ले जाओ एज अ सिक्योरिटी। 15 ईयर्स के बाद ये पेपर लेके दोबारा आना हमारे पास, ये शेयर वारंट दे देना और फिर हम आपको शेयर सर्टिफिकेट दे दें, फिर आप शेयर होल्डर बन जाओगे। व्हाट इज शेयर वारंट सर? कि एक समझ लो एक टेम्परेरी शेयर सर्टिफिकेट है, जो कि शेयर सर्टिफिकेट नहीं है। हमने लोगों से पब्लिक पैसा ले लिया पब्लिक से और कुछ टाइम के लिए शेयर, अगर शेयर सर्टिफिकेट दे देते अभी तो उस पर डिविडेंड देना पड़ता, लेकिन डिविडेंड हमें देना नहीं है, तो अभी हम शेयर वारंट दे रहे हैं उनको, क्योंकि बदले में हमें कोई डिविडेंड नहीं देना। शेयर इशू होंगे 15 ईयर्स के बाद, ठीक है जी। तो इन शेयर वारंट को यहाँ लिखा जाता है, पढ़े नोट्स में। पहली हेडिंग शेयर होल्डर फंड के अंदर, तीसरी सब हेडिंग मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है जी। अब इसकी भी कोई हेडिंग सब हेडिंग नहीं होती, इसलिए एग्जाम में नहीं आता, ये भी अनइम्पोर्टेंट। पैसा मिलता है ना इसमें, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट, मतलब पैसा मिला हुआ किसके अगेंस्ट? कंपनी पैसा किसको मिलता है? कंपनी को कि इन्वेस्टर को? इन्वेस्टर को देंगे ना पैसे। रिलायंस कंपनी है, ये इन्वेस्टर हैं काफी सारे, तो इन्होंने पैसा दिया रिलायंस को। कंपनी कैसे लिखेगी इसको कि हमने मनी रिसीव कर रखी है शेयर वारंट के अगेंस्ट, कंपनी ऐसे तो लिखेगी, है ना। सर एक चीज पूछनी हाँ जी, हाँ जी। जो 15 साल के जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसका जो शेयर मिलेंगे वापस, तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा उसके बाद? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, 15 साल में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए पता है प्रैक्टिकली तो होता क्या है कि मान लीजिए एक शेयर 10 रुपए का है, शेयर वारंट ना 2 रुपए में इशू करेंगे, ऐसा इशू सस्ते में इशू करेंगे, तो इन्वेस्टर को लगेगा 2 रुपए दे रहा हूँ, 15 साल के बाद 10 रुपए तो बन ही जाएगा वो, उसके बाद डिविडेंड मिलना चालू हो जाएगा, ऐसा होता है। या फिर फेस वैल्यू इशू होता है, जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, बट जैसे रिलायंस कंपनी का जो अभी जो शेयर चल रहा है वो 2300 रुपये का चल रहा है, फेस वैल्यू 10 रुपये, 10 रुपये का शेयर मार्केट में बिक रहा है 2300 रुपये का। अब मान लीजिए शेयर वारंट कंपनी इशू कर रही है और 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में ही इशू कर रही है, तो भी लोग आराम से लेंगे, क्योंकि बता 10 रुपये मेरे 2300 रुपये बन जाएंगे, और 2300 रुपये तो आज की वैल्यू 15 साल के बाद तो पता नहीं कहाँ होगा, है कि नहीं। इसलिए कम मतलब लोगों का पैसा इस तरीके से बढ़ जाता है, कंपनी के बुक्स में कुछ नहीं होती रिकॉर्डिंग इसकी। थर्ड हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी में बी नंबर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इसके अलावा डाउट कोई भी हो तो पूछे। पूरी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई हमारी, फटाफट से रीडिंग लें इसकी, फटाफट से रीडिंग लें पूरी लायबिलिटी साइड की। सिर्फ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं पढ़ा है मैंने, उसके अलावा कंप्लीट कर लिया है जी पूरी लायबिलिटी साइड। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू में इंटरेस्ट ये एक्रूड पता था ना, सैलरी से एग्जांपल दिया था मैंने, एग्जांपल सैलरी से दिया था, एक्रू एंड ड्यू। समझ में नहीं आता, एक बार दोबारा से। मार्च की सैलरी को हम बैलेंस शीट में किस नाम से लिखेंगे? सैलरी एक्रू, क्योंकि ड्यू तो हुई, पेमेंट की डेट तो आई नहीं। फरवरी की सैलरी भी हमने अगर मार्च के एंड तक नहीं दी तो उसको हम लिखेंगे इंटरेस्ट, सॉरी सैलरी एक्रू एंड ड्यू। एग्जांपल एक और देखते हैं जिसका, फर्स्ट अक्टूबर 2019 को लोन लिया 10 लाख रुपीस का बैंक से।
10% का इंटरेस्ट का रेट है। एक साल कंप्लीट होगा हमारा 30 सितंबर 2020 को। इसमें इंटरेस्ट बनेगा हमारा 1 लाख रुपए। इससे पहले लेकिन हमारी बैलेंस शीट की डेट आ गई 31 मार्च 2020। इतना इंटरेस्ट ये हमारा एक्सपेंस हुआ इस साल का आधा 50,000 और इस साल का 50,000 एज पर एक्रूअल बेसिस। बल्कि पेमेंट नहीं हुई इंटरेस्ट की तब भी रिकॉर्ड करेंगे इसी साल। लोन हमने इस डेट पर लिया है, 12 महीने का इंटरेस्ट 1 लाख रुपए है, लेकिन 6 महीने बाद ही हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, तो आधा इंटरेस्ट तो इसी साल का एक्सपेंस हुआ, आधा इंटरेस्ट इस साल का एक्सपेंस हुआ। समझ पा रहे हैं? तो इस इंटरेस्ट को मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा, एक्रू एंड ड्यू या एक्रू बट नॉट ड्यू? एक्रू बट नॉट ड्यू, क्योंकि ड्यू डेट नहीं आई अभी तक, पेमेंट की डेट ही नहीं आई। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? एक्रू बट नॉट ड्यू ध्यान रहेगा। यस सर। रीडिंग कर लीजिए सभी ने। यस सर। पेज नंबर 172 पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सर? अंडर व्हाट हेड्स एंड सब हेड्स फॉलोइंग आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। एक नोट भी दिया हुआ है, जिससे सेम क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ सकता है, क्लियर आंसर की फॉर्म में आ सकता है। आप लोगों के पेन तैयार हैं? यस यस पहला पॉइंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। पैसे पे पहले लिखेंगे हेडिंग, आप या तो ऐसे ऐसे करके लिख लिया करो, हेडिंग में जो नाम है फिर उसी के आगे सब हेडिंग कॉपी में लिखनी है आपको, मैंने स्पेस दे रखा। बताइए फटाफट से हेडिंग बताइए मुझे, क्या होगी हेडिंग इसकी? नॉन करंट लायबिलिटी। वहां पे स्पेस कम लगे तो शॉर्ट में लिख सकते हो एनसीएल, एग्जाम में तो फुल फॉर्म में लिखेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी सब हेडिंग बताएं सर। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी चेक कर सकते हैं आप लोग पीछे चाहे तो, करने के बाद चेक कर लेंगे। देखिए हेडिंग में क्या लिखा सर हमने? नॉन करंट लायबिलिटी। सब हेडिंग में क्या लिखा है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। हमें हेडिंग भी पता होनी चाहिए, सब हेडिंग भी पता होनी चाहिए। एमसीक्यू का क्वेश्चन जो आएगा उसमें या तो हेडिंग पूछी जाएगी या सब हेडिंग पूछी जाएगी। अभी सारे नहीं करवा रहा मैं करवा रहा हूँ सिर्फ लायबिलिटी साइड वाला, क्योंकि असेट साइड पढ़ाई नहीं है मैंने। पॉइंट नंबर 8 पर आ गए हम। तो बताइए पॉइंट नंबर 8 बताइए फटाफट से। एनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अर्न्ड लीव पेएबल ऑन रिटायरमेंट। लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, क्योंकि अमाउंट नहीं बताना हमें, रिटायरमेंट तक कितनी लीव इकट्ठी हो जाएगी। तो हेडिंग में लिख लीजिए नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग में लिख लीजिए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। 4th पॉइंट, टैक्स रिजर्व। शेयर होल्डर्स फंड। हेडिंग में शेयर होल्डर्स फंड्स, सब हेडिंग में रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे आसान रिजर्व वाला टॉपिक है। रिजर्व देखते क्लिक कर जाता। ये हेडिंग सर शेयर होल्डर फंड और सब हेडिंग में रिजर्व्स एंड सरप्लस। टैक्स के पैसे निकालने के लिए हमने पहले से रिजर्व बना हुआ है, इसका नाम टैक्स रिजर्व होता है जी। टैक्स का अमाउंट बहुत ज्यादा बन जाता है, आज पहले से पैसा जोड़ रहे हैं, रिजर्व में पैसा जोड़ रहे हैं, स्पेसिफिक रिजर्व होता है। 13th पॉइंट, नॉन वो डिबेंचर्स। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि उधार लिया तो कर्जा लिया। लिख लीजिए हेडिंग में नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग में लॉन्ग टर्म बोरोइंग। 16th पॉइंट, नेक्स्ट पेज पर आ गया जी। 16th पॉइंट बताइए जी, अनपेड डिविडेंड किधर आना है? सारी चीजें पढ़ चुके हैं। करंट लायबिलिटी सर कभी भी आ सकता है, इन्वेस्टर पैसे लेने के लिए डिविडेंड का। करंट लायबिलिटी सब हेडिंग कौन सी? अदर करंट लायबिलिटी। कोई लोन थोड़ी ना लिया हमने किसी से जो बोरोइंग्स के अंदर आएगा, और क्रेडिटर भी नहीं जो ट्रेड पेबल्स के अंदर आएगा। अमाउंट भी पता, इसलिए प्रोविजन भी नहीं आएगा। कौन सी सब हेडिंग में आना है इसका लॉजिक पता होना चाहिए, किसी और में क्यों नहीं आ रहा ये भी पता होना चाहिए।
18th पॉइंट, 18 पे बाद में आएंगे, चलिए 22 हेडिंग में शेयर होल्डर्स फंड्स और रिजर्व एंड सरप्लस। सब हेडिंग में रिजर्व्स एंड सरप्लस। 24 10% डिवेंचर्स रीपेबल आफ्टर 5 years। नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग में लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। सब हेडिंग बताइए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर तो नहीं है, ये लोन लिया हुआ है, बोरोइंग्स के अंदर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 25 में गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, बड़ा अलर्ट होके बताना है। करंट लायबिलिटी आएगा सर, पक्की बात है, क्योंकि विद इन करंट ईयर हमने पे करना है। सब हेडिंग बताओ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग या अदर करंट लायबिलिटी? अदर करंट लायबिलिटी, जो भी चीज लॉन्ग टर्म से कूद करके शॉर्ट टर्म में आती है उसे बोरोइंग में नहीं बिठाते, हम बिठाते हैं उसे अदर में, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की डेफिनेशन यही है कि जो हमने ओरिजिनली अप टू 12 मंथ्स के लिए ली। सर ये तो लिखा ही नहीं है पर कि ये बाहर डिबेंचर ना कभी शॉर्ट टर्म के लिए इशू नहीं हो सकता, ठीक। दिस इज द प्रिजम्पशन कि अब का टाइम 1 साल का ही रह गया। 26 शेयर होल्डर्स फंड्स हेडिंग है, रिजर्व एंड सरप्लस सब हेडिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट हेडिंग में करंट लायबिलिटी और सब हेडिंग में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। यस सर। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है सर? हमारा बैलेंस नेगेटिव में हो गया बैंक का, तो उसे ओवरड्राफ्ट बोल देते, लायबिलिटी बन जाता है। जैसे किसी से चेक आएगा वो पॉजिटिव बैलेंस बन जाएगा, वो बैंक बैलेंस बन जाएगा। करंट लायबिलिटी हेडिंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग सब हेडिंग। बैंक से लोन ही तो लिया है। यस सर। 28 रिजर्व दिख जाए समझ जाओ, शेयर होल्डर्स फंड्स हेडिंग और रिजर्व्स एंड सरप्लस सब हेडिंग। शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखना कि आपको ध्यान भी रहे, जो भी आप लिख रहे हो एसएफई एससी आपको ध्यान रहे कि किसका मीनिंग क्या था। 29 टर्म लोन फ्रॉम बैंक नॉन नॉन करंट लायबिलिटी। टर्म मतलब इस पर्टिकुलर टर्म के लिए लिया 5 साल 10 साल। शॉर्ट टर्म लोन को टर्म लोन नहीं कहते, इसको शॉर्ट टर्म लोन ही कहते हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये सब हेडिंग। 32 शेयर होल्डर फंड और रिजर्व। रिजर्व देख के सर समझ जाना है हमको, लेकिन सर डिवेंचर वर्ड भी लिखा होगा, तो ऐसा मन कर रहा है कि डिवेंचर क्या था कि बोरोइंग्स में लिखूं, रिजर्व क्या था शेयर होल्डर फंड में लिखूं, क्या करें बताओ? शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस। चैप्टर नंबर 11 करेंगे हम, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, उसमें सीखेंगे कि जब डिवेंचर रिडीम किए जाते हैं उस टाइम एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है जिसका नाम है डीआर, डिवेंचर रिडम्पशन। सारे रिजर्व्स रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही आएंगे, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए बनाए गए हों। 33 इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो एडवांस में पैसा मिलना लायबिलिटी होती है। यस सर। करंट लायबिलिटी उसके सब हेडिंग सर अदर अदर करंट लायबिलिटी, लोन थोड़ी ना लिया है हमने उससे, अदर करंट लायबिलिटी। सर ये कैसे पता लगा शॉर्ट टर्म है? सर क्योंकि उसका पूरा देखो इनकम स्टेटमेंट्स क्या चीज है कि मान लीजिए मैंने किसी का कुछ काम करना है, बदले में मुझे कमीशन मिलेगा, कमीशन मैंने एडवांस में ले लिया, काम करना बाकी है, तो जब काम हमारा रेगुलर नेचर का तो विद इन 1 2 3 मंथ्स कर देंगे। दिस इज द प्रिजम्पशन, ठीक है। 34 शेयर होल्डर शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस। पीएनआर अकाउंट का बैलेंस बचा हुआ, इसको तो सरप्लस कहते हैं ना मैंने। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सरप्लस क्या है? सरप्लस मतलब बैलेंस पीएनआर का, तो सरप्लस लिखेंगे ना आपको, रिजर्व एंड सरप्लस लिखना, नाम पूरा यही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। अच्छा पॉइंट नंबर 18 रह गया, 18 बताओ फटाफट से। नॉन करंट नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। यस सर। करंट लायबिलिटी में किधर? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब ध्यान से पढ़िए जी, ये लायबिलिटी है ही नहीं,
जो प्रोवाइड किया ना तो ऐसे दे सर नॉन करंट ये लायबिलिटी नहीं है, पहली बात तो ये बता रहा हूँ मैं आपको। लोन्स प्रोवाइडेड, लोन हमने दिया, हाँ ठीक है, ये एसेट साइड में आएगा। कल बढ़ाऊंगा एसेट साइड तो बताऊंगा कि कहाँ आएगा हेडिंग से हेडिंग। पहले आपको ये चीज देखनी, लोन दिखते ही ना लायबिलिटी लिखने का मन करता है। सर सब्सिडी थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये लायबिलिटी है तो जी। सर ये डेवलपमेंट सब्सिडी रिजर्व। 70 क्लियर हो गया जी? यस सर। लोन प्रोवाइडेड लिखा हुआ है, मतलब हमने लोन प्रोवाइड करा है, लोन दिया है किसी को। लोन देना एसेट होता है, लोन लेना लायबिलिटी होता है, तो एसेट्स में आएगा, ध्यान रखना। कौन सा कह रहे हो? 11 पॉइंट में कर लीजिए, रह गया था सब्सिडी रिजर्व, रिजर्व्स, शेयरहोल्डर्स फंड्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। सब्सिडी क्या होता है सर? जो हमें गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलता है, तो गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलता है हमें, वो मॉनेटरी हो सकता है, वो नॉन मॉनेटरी हो सकता है, वो वन टाइम हो सकता है, वो एनुअल बेस पर हो सकता है। चलिए अब आ गए हम पॉइंट नंबर 38। 14 रह गया। So 14 call in advance. अच्छा 14 बिल कर लीजिए, सही कर लो, 14 बिल कर लो। पॉइंट नंबर 14 में लिखा है कॉल्स इन एडवांस। बताइए कहाँ लिखते हैं इसको? हेडिंग बताइए पहले। अदर हेडिंग करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग बताइए। Other करंट लायबिलिटी। हेडिंग में करंट लायबिलिटी और सब हेडिंग में अदर करंट लायबिलिटी। सर 52 लायबिलिटी हाँ सेम आंसर सही है। फिफ्थ में भी सेम आंसर है जी। इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट। करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी। हाँ जी Sir, proposed dividend क्या है? 15th पे. ये नहीं पढ़ा है, बताऊंगा। कौन से पॉइंट पर आ गए जी अब हम? 38 बताइए। 38 की हेडिंग बताइए। नॉन करंट लायबिलिटी। सब हेडिंग में जो क्वेश्चन का नाम है वही सब हेडिंग। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो सब हेडिंग ही आ जाए क्वेश्चन के अंदर, हेडिंग सब हेडिंग में वही नाम लिखेंगे हम। हेडिंग में नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। पॉइंट नंबर 42, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स सिनोनिम्स होते हैं जी। हेडिंग बताइए नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग बताइए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आएगा सर क्योंकि हर साल पे करते हैं टैक्स। और सब हेडिंग बताइए अदर करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन बड़े खुद इंडिकेट करना है, प्रोविजन में लिखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। पॉइंट नंबर जी 45 किधर आएगा? Sir, जो एसेट होता है सर लायबिलिटी मैनेजमेंट। 46 प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। सर नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस इन जनरल कुछ मेंशन नहीं आएगा, तो हम कोई भी पेमेंट डिले नहीं करते रिटायरमेंट तक के लिए, विद इन 12 मंथ्स ही पे कर देते हैं। हम लोग का कोई भी पेमेंट करते हैं हम तो विद इन 12 मंथ पेमेंट कर देते हैं। इन जनरल हर पेमेंट को डिले नहीं करते। क्वेश्चन अगर स्पेसिफाई कर रहा है कि रिटायरमेंट के टाइम पैसा देना है तो वहां आ जाएगा कि भाई लॉन्ग टर्म वाला। और इसमें फिर अदर करंट लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन पर साफ साफ लिखा था करंट लायबिलिटी हेडिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजंस सब हेडिंग ध्यान रहेगा। यस सर। 48 बताइए जी मेरे को। Sir, 47 भी तो है. अच्छा 47 था, यानी 47 में बताइए Current liability. करंट लायबिलिटी हेडिंग और सब हेडिंग में लिखिए ट्रेड पेबल्स। हेडिंग में ट्रेड करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग में ट्रेड पेबल्स। 48 Sir, shareholder funds. हेडिंग में लिखेंगे शेयरहोल्डर फंड्स। अच्छा ये प्रॉफिट है क्या लॉस है? Loss. उसको कैसे लिखेंगे देखिए सब हेडिंग के अंदर नेगेटिव ब्रैकेट shown as deduction from reserve and surplus। आपको सब हेडिंग के अंदर ये लिखना है। हेडिंग के अंदर क्या लिखना है आपको? शेयरहोल्डर्स फंड्स। और सब हेडिंग के अंदर क्या लिखना है आपको? shown as deduction from reserves and surplus। तो कोई भी आइटम सर जो माइनस करने वाली आइटम है उसको हम हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कॉल्स इन एरियर्स आता है तो वो भी इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो जो भी आइटम माइनस करके दिखाते हैं उसको हम इसी तरीके से लिखेंगे सब हेडिंग के अंदर shown as deduction from। कहां से माइनस होता है?
तो ये ऐसा लिखेंगे इसका आंसर 49 में सेम आंसर कॉपी पेस्ट कर लीजिए। यस सर। लैंग्वेज अलग है, बस पीएनआर अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस ही होता है। तो जो आंसर 48 का है वही आंसर 49 का है। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटी सर, सैलरी में पेमेंट नहीं करी तो मनी अंदर पेमेंट कर देंगे। करंट लायबिलिटी सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटी, अमाउंट पता है कितना देना सैलरी का, तो प्रोविजन तो नहीं है, कर्जा नहीं लिया तो बोरोइंग्स नहीं है, गुड्स नहीं ली तो ट्रेड पेबल नहीं है। नहीं बताऊंगा मैं एसेट्स के बाद। तो ये हो गई आउटस्टैंडिंग सैलरी यस सर। करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटी। 60 पॉइंट नंबर 60 और भाई को बताओ 59 बताओ। शेयर होल्डर। शेयर होल्डर फंड में किधर लिखोगे? शेयर कैपिटल। एसेट है किसी और कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं हमने। सर ये कैसे बता रहा है किसी और कंपनी के? कहां लिखा है? सर क्वेश्चन में अगर हमारी ही कंपनी के शेयर्स होते तो थोड़ी ना अपनी कंपनी का नाम लिखते। रिलायंस कंपनी अपने शेयर्स को ऐसे नहीं बोलते शेयर्स इन रिलायंस लिमिटेड, ऐसा ना बोलते, उनको तो नॉर्मल शेयर कैपिटल ही बोलते। समझ में आ रही है बात? यस सर। अगर हमारी कंपनी किसी कंपनी का नाम लिख रही है तो डेफिनेटली वो किसी और कोई और कंपनी, तो हमने किसी और कंपनी में शेयर्स खरीदे होंगे तो वो एसेट है, लायबिलिटी नहीं। ठीक है जी, तो एसेट्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पॉइंट नंबर 60 पर आ गए फॉरवर्ड शेयर्स। सर शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स फंड के हेडिंग में शेयर होल्डर्स फंड्स सब हेडिंग में लिखेंगे जी शोन एज एडिशन टू सब्सक्राइब कैपिटल अंडर शेयर कैपिटल। shown as addition to subscribed capital under share capital। उन्होंने सारी बात इंडिकेट कर दी, हमने सिर्फ इतना नहीं लिखा कि सर शेयर कैपिटल हमारी सब हेडिंग है उसके अंदर आ गया। तो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि शेयर कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब्ड कैपिटल आता है, उसके अंदर हम इसको ऐड करके देते हैं क्योंकि ऐसा फॉर्मेट का पार्ट नहीं है ना प्रॉफिट शेयर। ठीक है जी, ये लिखेंगे सब हेडिंग के अंदर। करंट लायबिलिटी सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटी, इंटरेस्ट एक्रू एंड ड्यू। 63 इस बार लोन अनसिक्योर्ड है, सेम आंसर रहेगा सर। इंटरेस्ट देना हमारे लिए करंट लायबिलिटी है, अब वो जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उस लोन पर, वो लोन सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, क्या फर्क पड़ता है? 64 सेम आंसर एक्रू बट नॉट ड्यू या फिर एक्रू एंड ड्यू, तीनों ही हमारी करंट लायबिलिटी, जैसे करो अनसिक्योर्ड तीनों की तीनों, मतलब 62 63 64 तीनों में आंसर सेम है। हेडिंग में करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग में अदर करंट लायबिलिटी। ध्यान रहेगा जी? यस सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे फटाफट से। किसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इसमें कहा है कि रिजर्व एंड सरप्लस में आने वाली कोई सी की 3 आइटम बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है। कोई से रिजर्व का नाम लिख दो, एसपीआर सब्सिडी कौन रिजर्व सा नाम करके कोई से लिख देना। कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है जी? लिस्ट द सब हेडिंग्स व्हिच आर शोन अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी की हमें 4 सब हेडिंग चारों का नाम लिखना है बस। यस सर। इसमें देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है क्लियर करने के बाद कि क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, सब हेडिंग मांगी, एग्जांपल नहीं मांगा। बच्चा एग्जाम क्या करता है कि करंट लायबिलिटी मांगी जी कोई से भी, तो कोई भी करंट लायबिलिटी क्रेडिटर लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सेल लिख दी, तो आंसर गलत हो जाएगा। उसमें स्पेशली सब हेडिंग मांगी, एग्जांपल नहीं मांगे। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें करंट असेट्स की सब हेडिंग मांगी जी, नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। चलिए इतना करते हैं।